वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अनगाइडेड मिसाइल इसका टाइटल है। एक बहुत ही यूनिक से इवेंट पे लिखा हुआ आर्टिकल है जिसमें इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल गलती से एक्सीडेंटली फायर हो गई और पाकिस्तान में जाकर के हिट की। इस पूरे मामले पे एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है जिसको इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका आज का क्विज है। अगला आधा घंटा आर्टिकल में इन्वेस्ट करें, मन से चीज़ों को सीखें और फिर ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, एरर जो आप सीख रहे हो ना, सारा का सारा इस क्विज पे अप्लाई करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 5 में से 5 आपको मार्क्स मिले। क्लास के लास्ट में इस क्विज का सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई इसको आप अभी दे सकते हो। आइए कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह रहा है अनगाइडेड मिसाइल। देखिए, मिसाइल बोल दो या मिसाइल बोल दो, अमेरिकन इंग्लिश में इसको मिसाइल बोलते हैं। कह रहा है एक मिसाइल है या मिसाइल है जो अनगाइडेड है, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है, कोई निशाना नहीं है। और बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन अ टेक्निकल माल फंक्शन एंड पाकिस्तान प्रोब डिमांड। बात की जा रही है एक माल फंक्शन की, तकनीकी खामी की, और उस खामी के अंदर पाकिस्तान की उस डिमांड की जो है एक जांच की, यानी कि प्रोब की। तो कहानी तो आप समझ ही गए हैं। इंडिया की एक मिसाइल थी ब्रह्मोस, जो कि अनगाइडेड रही, एक्सीडेंटली फायर हो गई और सीधे पाकिस्तान में जाके हिट की, है ना, अनगाइडेडली। तो इस मिसाइल के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि इस टेक्निकल माल फंक्शन की जांच करवाई जाए, उस जांच का हिस्सा हमें भी बनाया जाए। माल फंक्शन आप समझ चुके हैं, डिफेक्ट, ग्लिच या ब्रेकडाउन, किसी चीज़ में तकनीकी खामी। अनगाइडेड वर्ड को अपने अभी आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ पे आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है पता लगे। कह रहा है पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रॉब इज़ अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रूथ ऑफ द मिसाइल माल फंक्शन। कह रहा है पाकिस्तान की जो डिमांड है ना एक जॉइंट प्रॉब के लिए, पाकिस्तान की जो मांग है एक जांच के लिए जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा हो जॉइंट में, कह रहे ये डिमांड अनवारंटेड है। इस डिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डिमांड के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। कह रहे फिर भी बट लेकिन इंडिया को गेट टू द ट्रूथ करना पड़ेगा, इंडिया को सच तक पहुंचना पड़ेगा। गेट टू द ट्रूथ मतलब सच तक पहुंचना। और किसके? इस मिसाइल में माल फंक्शन के, इस मिसाइल की तकनीकी खामी के। तो पाकिस्तान की डिमांड तो मानने लायक नहीं है। पाकिस्तान को इंडिया में आकर के जांच हम नहीं करने दे सकते। हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान से हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस डिमांड के बावजूद इंडिया को एक काम जरूर करना है, खुद से जांच करनी है और देखना है कि मिसाइल में माल फंक्शन हुआ क्यों, और गेट टू द ट्रूथ करना है। आ गया सेंटेंस समझ में? सब्जेक्ट है पाकिस्तान डिमांड, वर्ब है इज, इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी मस्ट गेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब को देखते हैं ताकि इस आर्टिकल को अपने स्मूथली पढ़ते जाएं, है ना। वोकैब को एक साथ लेंगे। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे, रोज अपडेट होती है। इस ग्रुप से, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इस ग्रुप को सर्च करोगे तभी मिलेगा। आप रोज़ लिखते हो कमेंट्स में सर ग्रुप नहीं मिल रहा, ग्रुप नहीं मिल रहा, YT योर इंग्लिश ट्यूटर सर्च करो, मिल जाएगा, है ना। चलो, कह रहा है ग्रेचुटस। पहला वर्ड ग्रेचुटस का मतलब होता है नीडलेस हो या फ्री हो। इसके 2 मीनिंग है। हर वो चीज़ ग्रेचुटस है जो या तो मुफ्त की है यानी फ्री है, और या फिर नीडलेस है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ गई आपके पास, बस आ गई ग्रेचुटस। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। मोस्ट रैप सॉन्ग्स आर फुल ऑफ ग्रेचुटस वल्गैरिटी। ज़्यादातर जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उनमें बहुत वल्गैरिटी होती है और बिना बात की होती है, नीडलेस होती है। उस वल्गैरिटी के बिना, उस गाली गलौज के बिना भी वो गाना बन सकता था और बड़े प्यार से सुन भी लेते लोग, है ना। लेकिन ग्रेचुटस वल्गैरिटी सॉन्ग्स में आपको मिलेंगी, रैप सॉन्ग्स में। तो इस तरह से नीडलेस वाला इसका सिनोनिम इस सेंटेंस से फुलफिल होता है।
अब देखो फ्री वाला इसका सिनोनिम देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं। वी हैव सम ग्रेचुइटस टिकट्स फॉर द अपकमिंग मैच। आने वाले मैच के लिए हमारे पास कई मुफ्त की टिकट्स हैं, हमने पैसा नहीं दिया है, फ्री में मिली हैं, हमारे पास हैं। तो दोनों ही मीनिंग एक ही वर्ड रखता है, दोनों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको अनकॉल्ड फॉर भी बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत ना हो अनकॉल्ड फॉर, या एक्सेसिव हो जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, आपकी ज़रूरत ना हो फिर भी आ जाए, या अनवारंटेड जिसकी वारंट ना हो, जिसकी ज़रूरत ना हो। अनवारंटेड को आपने अभी भी यहाँ देखा है, द डिमांड इज़ अनवारंटेड, डिमांड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ग्रेचुइटस है, अनवारंटेड है, ठीक है। तो ये वर्ड आप आज आर्टिकल में इसका सिनोनिम देख चुके हो। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, पुराना वर्ड है लूप होल। लूप होल का मतलब होता है स्केप राउट। किसी चीज़ में कोई कमी होती है और उसका फ़ायदा उठाते हो ना उस कमी का, तो आप उसका लूप होल पकड़ के बैठे हो। जैसे रिच पीपल ऑफन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। अमीर लोग जो होते हैं अक्सर किससे बच निकलते हैं, गेट अवे विद करते हैं अपने क्राइम के साथ, अपने क्राइम करके बच निकलते हैं। और कैसे, इस्तेमाल करते हुए कमियों को, लूप होल्स को, एस्केप रूट्स को लॉ के अंदर, तो कानून की कमियों को इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो इस लूप होल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका सिनोनिम होता है वे आउट या शॉर्ट कमिंग, और एक सिनोनिम होता है लैप्स। ये लैप्स जो सिनोनिम है ये भी आप आज आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है हमारे पास नया आया है, रडरलेस। देखिए रडर क्या होता है, हवाई जहाज़ की पूंछ। लिख दूँ यहाँ, याद रह जाएगा क्या, कहीं नोट्स में डाल लेना अपने। रडर मतलब हवाई जहाज़ की पूंछ। और आप मानो या ना मानो, हवाई जहाज़ की पूंछ होती है ना, जो प्लेन की जो पीछे से टेल होती है, उस टेल की वजह से ही प्लेन को डायरेक्शन मिलती है। पूंछ को घुमा करके ही हवाई जहाज़ हवा में मैन्यूवर करता है। अब ये बता दो मुझे वो हवाई जहाज़ जिसकी पूंछ ही ना हो, इसका मतलब वो अनगाइडेड है। इस हवाई जहाज़ को, इस फ्लाइट को आपको सही दिशा देना आता ही नहीं है, अब दे भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि इसकी पूंछ ही नहीं है। तो रडरलेस मतलब डायरेक्शन लेस, जिसकी कोई दिशा ना हो, जो धक्के खा रहा हो, एमलेस हो, डिसल्ट्री हो। तो डिसल्ट्री इसका एक अच्छा सिनोनिम है ना, इसको ध्यान देना रडरलेस का। आपने इसका एक सिनोनिम देखा है आज, अनगाइडेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ लिखा हुआ है ना, अनगाइडेड इसका सिनोनिम है, जो सिंपल मीनिंग है वो आज आपने आर्टिकल में देखा है। अफगानिस्तान इज पॉलिटिकली रडरलेस सिंस इट्स टेक ओवर बाय द तालिबान। अफगानिस्तान सियासी तौर पे रडरलेस है, डायरेक्शनलेस है, एमलेस है, डिसल्ट्री है। और कब से, जब से इसका तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया, इसको कब्जे में लिया गया। समझ गए ना। आपने सिंपल वाला वर्ड आर्टिकल में देखा है अनगाइडेड, देख रहे हो ना ऊपर अनगाइडेड, इसका अच्छा वाला मीनिंग है रडरलेस। लास्ट वर्ड है हमारे पास फॉर्चुटस। फॉर्चुटस मतलब होता है एक्सीडेंटल, जो गलती से हो जाए, जो अनइंटेंडेड हो, जिसका आपका इंटेंशन ना हो, इरादा ना हो। A fortuitous outcome of any pandemic is increased unemployment। एक एक्सीडेंटल आउटकम किसी भी महामारी का होता है बढ़ी हुई बेरोजगारी। तो महामारी जो है लोगों को मारने आती है, लोगों को बेरोजगार करने नहीं आती है, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड, एक बिना इंटेंशन का एक्सीडेंटल आउटकम ये निकलता है कि लोग घरों में रहते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो फॉर्चुटस अकरिंग विदाउट एनी कोज, एक्सीडेंटल, इनएडवर्टेंट, इसका एक सिनोनिम है इनएडवर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। ये चार ही वर्ड्स आज आप आर्टिकल में मोटे मोटे देखने वाले हो। वोकैब को रिवाइज करो, अगर आप कर लेते हो तो ये 700-800 वर्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके एग्जाम के लिए, मोर देन इनफ है। अब एक समरी का टाइम है। समरी आपको दे रहे हैं, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। किस्सा आप जानते हो, इंडिया से मिसाइल छूट गई, पाकिस्तान में चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ ने मैच्योरिटी को दिखाया और इस पूरे मामले पे कोई भी ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं हुई, है ना। दोनों के बीच में वॉर भी नहीं हुई। अब हुआ क्या, पहले तो मैच्योरिटी पाकिस्तान ने दिखाई, इंडिया ने भी दिखाई, लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही भी है कि इंडिया की तरफ से मिसाइल निकल जाती है, कभी भी आके गिर जाती है, तो इंडिया को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की एक अनरीजनेबल डिमांड भी है। डिमांड पता है क्या है, कि इस मिसाइल में जो मिसफायर हुआ है ना, जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है, उसकी जाँच करवाए इंडिया, और उस जाँच में हमें भी शामिल करे। अब इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि ऐसे काम तो हम नहीं कर सकते हैं भाई, अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ में पाकिस्तान के अफसरों को बुलाएं और उनको दिखाएं कि ऐसे मिसाइल निकलती थी और ऐसे गलती से निकल गई। तो ये सब काम सीक्रेट्स इंडिया शेयर नहीं करेगा। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है कि ओवरऑल तो दोनों कंट्रीज़ ने मेच्योरिटी दिखाई है, लेकिन अब वक्त आया है इंडिया को मेच्योरिटी दिखाने का, जब पाकिस्तान दिखाना बंद कर गया है। अब क्या करना चाहिए इंडिया को, जॉइंट प्रोब में तो बिल्कुल इंडिया को ना ही बोलना चाहिए, लेकिन अपने लेवल पे इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या गलती हमसे हुई है। एज अ रिलायबल कंट्री हमें इस गलती को फिर से नहीं दोहराना है। बस आज का यही आर्टिकल की समरी है। आगे बात समझ में, नसीहत दे रहा है इंडिया को,
सजेस्टिंग टोन भी है और साथ में इसकी टोन आप बोल सकते हैं लॉजिकल। क्या लॉजिक के हिसाब से सही बैठता है वो इंडिया को करना चाहिए। शुरू कर लेंगे आर्टिकल को, आ जाओ। कह रहा द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान could have led to serious unintended escalation of tensions between the two nuclear armed countries, but fortunately that did not happen। सबसे पहले बता रहा हुआ क्या। कह रहा है जो एक्सीडेंटल फायरिंग है एक मिसाइल की इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अंदर, वो लीड टू कर सकती थी, कुड हैव लेड टू, ये स्ट्रक्चर अभी समझेंगे। कह रहा है जो गलती से हुई फायरिंग है एक मिसाइल की, एक्सीडेंटल है, फॉर्चुटस है, समझ में आ गई ना बात, अनइंटेंटेड है। ऐसी फायरिंग एक मिसाइल की इंडिया के द्वारा जो गई है पाकिस्तान में, ये लीड टू कर सकती थी बहुत ही गंभीर और बहुत ही अनइंटेंडेड एस्केलेशन की तरफ। और कौन सा एस्केलेशन? एस्केलेशन होता टेंशन्स में, तनाव में। एस्केलेशन मतलब किसी चीज़ का इंटेंसिफाई होना, तो तनाव में इजाफे की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती थी। कह रहा किसके बीच? बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में। कह रहा लेकिन बट फॉर्चुनेटली, भाग्यवश है ना, फॉर्चुनेटली अच्छा नसीब ये है कि ऐसा नहीं हुआ, दैट डिड नॉट हैपन। आगे बात समझ में। मिसाइल से बड़ी टेंशन, बड़ा तनाव हो सकता था, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। चलो अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फायरिंग की वर्ब है कुड हैव लेड टू, दैट की वर्ब है डिड नॉट हैपन। अनइंटेंटेड, फॉर्चुटस, इनएडवर्टेंट, याद है ना सारे के सारे। ऐसी चीज़ जो एक्सीडेंट से हो जाए बिना आपकी इच्छा के हो, फॉर्चुटस या अनइंटेंटेड या इनएडवर्टेंट कहलाती है। ये वर्ड सुनने में आपको लग रहा होगा सर बता रहे हैं, यही वर्ड्स किसी एग्जाम में देख रहे होगे और तब सर खुजा रहे होगे कि सर ने कुछ बताया था, ऐसा वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्या होता है। दिमाग में रखने पड़ेंगे, बार बार इनको दोहराना पड़ेगा। चलो अब स्ट्रक्चर को देखेंगे। कुड हैव लेड टू, ये स्ट्रक्चर होती क्या है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन पहले एक बार अपने आप से पूछो क्या इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हो। 5 सेकंड खुद को दो, फिर समझोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। चलो आ जाओ भाई। स्ट्रक्चर बड़ी आसान है। स्ट्रक्चर क्या बताती है? कुड, शुड, वुड, ऐसी कोई भी मॉडल हो, जनरली यही 3 होती हैं, मस्ट भी हो सकती है वैसे। कुड, शुड, वुड, इनके साथ में हैव प्लस में V3 आ जाए, या तो एक्टिव में, ये तो बन जाएगा एक्टिव, और या फिर आ जाए हैव प्लस में बिन प्लस में V3, ये बन जाएगा पैसिव। इनका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। फिर सुन लो, कुड, शुड, वुड प्लस में है प्लस V3, अगर एक्टिव होगा तो ये स्ट्रक्चर होगी, पैसिव होगा तो ये स्ट्रक्चर होगी। मीनिंग दोनों का एक ही है, कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, है ना। जैसे कुड से सकना, शुड से होना चाहिए, वुड से हो सकता था। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। वी कुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे लेकिन जीते नहीं। बस ये स्ट्रक्चर यही बताती है जो काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। और वैसे ही द मैच कुड हैज़ बीन वन बाय अस, ये तो था एक्टिव में, कुड प्लस में हैव प्लस V3। यहाँ पे कुड प्लस में हैज़ प्लस में बिन प्लस में V3 आ गई पैसिव में। मैच को पैसिव वॉइस में जीता जा सकता था हमारे द्वारा। मीनिंग वही है, ये एक्टिव में और पैसिव में। अब फटाफट एक मीनिंग में, आपने मीनिंग तो देख लिया, लेकिन स्ट्रक्चर में एक कमी है, वो फटाफट देख लो। देखो कमी ये है कि वी के साथ में आपने हैव लगाया और मैच के साथ में आपने हैज़ लगाया, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती है। गलती क्या है? मॉडल के बाद में कभी भी हैव फैमिली का हैव के अलावा कुछ नहीं आएगा। हैव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द हैव फैमिली, और मॉडल अपने बाद हमेशा हैव लेती है। यहाँ पे आपने हैज़ लगाया है, गलत है। मॉडल वर्ब कुड, वुड, शुड, मे, माइट, इनके बाद में हैज़ आ ही नहीं सकता। इनके बाद अगर आएगा तो सिर्फ हैव आएगा, यहाँ भी लगाएं हैव, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखें। ऐसी गलतियाँ स्ट्रक्चर में कभी मत करना, हैज़ या हैड लगाने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी के दिमाग में सवाल आए, सर कुड की जगह पे मान लो शुड होता, शुड का मतलब चाहिए, तो हमें मैच जीतना चाहिए था, वी शुड हैव वन द मैच, ठीक है। और अगर यहाँ पे वुड होता तो इसका मतलब होता हमने मैच जीता होता। आई बात समझ में? तो बस थोड़ा थोड़ा मीनिंग संबंध बदल जाएगा। कुड से सकते थे, शुड से चाहिए था, वुड से होता। बाकी काम वही है जो पास्ट में हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ेंगे, क्विज में मिलेगा क्वेश्चन आपको ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द इंसिडेंट ऑन March 9th हैपेंड इन द कोर्स ऑफ ए रूटीन मेंटेनेंस ड्यू टू अ टेक्निकल मॉल फंक्शन। तो अब इंडिया का वर्जन क्या है इस पूरे इंसिडेंट के लिए? कह रहा है भारत सरकार ने ऐसा कहा है, कह चुकी है कि जो इंसिडेंट है ना, जो March 9 को हुआ था, ये हुआ था हैपन इस कोर्स में, इस दौरान। इन द कोर्स ऑफ मतलब इस दौरान या इस रास्ते। और किस रास्ते भाई, किस दौरान? दौरान एक रूटीन मेंटेनेंस के, एक रूटीन
समझ गए ना, मेंटेनेंस के। और क्यों हुआ था? एक टेक्निकल मॉल फंक्शन की वजह से, एक तकनीकी जो है खराबी या खामी की वजह से। आ गया सेंटेंस समझ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ब है हैज सेड, इंसिडेंट की वर्ब है हैपेंड। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ मतलब ड्यूरिंग या इस दौरान। एक सवाल पूछूं आपसे यहाँ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में आप हैज सेड देख रहे हो, अगर यहाँ मैं यस्टरडे लगा दूं बाजू में इसके, यस्टरडे, तो क्या इस हैज सेड को आप रख पाओगे? और अगर नहीं रख पाओगे तो उसको किस में चेंज करोगे? समझ गए ना? मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड यस्टरडे, ऐसा मैं लिख दूं, तो क्या वर्ब को चेंज करना पड़ेगा? आप सभी ऑलरेडी ट्रेंड हो, अच्छे से मेरे साथ पढ़ रहे हो रोज़, तो ये आपको आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपडेट करो, और ट्रेंड नहीं हो तो रोज़ क्लास में आया करो, ये चीज़ें हम कई बार डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़े। कर इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कर इंडिया ने ऑर्डर किया एक बहुत ही हाई लेवल की, एक ऊंचे दर्जे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को, इंक्वायरी की कोर्ट को। इंडिया सब्जेक्ट है, हैज़ ऑर्डर्ड इसकी वर्ब है। कर द चार्ज अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद वॉज कॉल्ड ट्वाइस बाय पाकिस्तान टू कन्वे इट्स कंसर्न्स। कह रहे इंडिया का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसके जो ऑफिसर हैं चार्ज अफेयर्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जीएस का टॉपिक है ये। कह रहे इस हाई कमीशन के जो ऑफिसर हैं, जो डेप्यूटी हैं चार्ज अफेयर्स, इनको बुलाया गया 2 दफ़ा, ट्वाइस, पाकिस्तान के द्वारा। और क्यों? कन्वे करने के लिए, इंटीमेट या एक्सप्रेस करने के लिए अपने कंसर्न्स, अपनी चिंताओं को या फिक्र को। तो पाकिस्तान ने अपनी फिक्र बताने के लिए 2 बार हमारे अफसर को, चार्ज अफेयर्स को, जो इस्लामाबाद में तैनात है इंडियन हाई कमीशन में, उसको बुलाया। चार्ज अफेयर्स की वर्ब है वॉज कॉल्ड, पैसिव वॉइस में। पाकिस्तान ने ऑफकोर्स पैसिव वॉइस में बुलाया इनको। कन्वे का मतलब होता है एक्सप्रेस करना या इंटीमेट करना, किसी को अपनी चीज़ के बारे में, अपने कंसर्न या अपनी खुशी, कोई भी चीज़ बताना, है ना, एक्सप्रेस करना। अब ये चार्ज अफेयर्स क्या होता है? वैसे तो इंग्लिश का टॉपिक नहीं है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि सभी लोग का जीएस का भी पोर्शन रहता है पेपर में। देखिए, अगर आप किसी कंट्री में जाएंगे ना, तो इंडिया के आपको 2 तरह के डिप्लोमेटिक मिशंस मिलेंगे। जैसे आप यूएस में गए, पाकिस्तान में गए, बांग्लादेश में गए, तो एक टाइप के अपने डिप्लोमेटिक मिशन को बोलते हैं हाई कमीशन, और दूसरे टाइप को बोलते हैं एम्बेसी। दुनिया में 35 हाई कमीशन है और 99 एम्बेसीज हैं। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर हाई कमीशन और एम्बेसी में फ़र्क क्या होता है? सीधा सा फ़र्क है, अगर कोई कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का, कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है, दुनिया में 54 कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, अगर इन 54 लिस्ट की लिस्ट जो कंट्रीज़ में से, इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक मिशन खोलना है, तो वहाँ पे इंडिया उसको बोलता है हाई कमीशन। और अगर कोई कंट्री इन 54 कंट्रीज़ में शुमार नहीं है, ऐसी कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, वैसी कंट्रीज़ में इंडिया खोलता है अपना एम्बेसी। जैसे अमेरिका जो है कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट नहीं है, तो इंडिया में एम्बेसी मिलेगी। पाकिस्तान में जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, पाकिस्तान में इंडिया को बोलेगा अपना हाई कमीशन। आगे बात समझ में, दोनों में फ़र्क क्या है? चलो, हाई कमीशन के सबसे बड़े ऑफिसर को बोलते हैं, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर को हाई कमिश्नर, है ना। और एम्बेसी में सबसे बड़े हाईएस्ट रैंक के जो ऑफिसर है उसको बोलते हैं एम्बेसडर। अब हाई कमिश्नर के बिल्कुल नीचे इनका डेप्यूटी जो होता है, इनका जो सहायक होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट हाई कमीशन, या इसको आसान भाषा में बोलते हैं चार्ज अफेयर्स। पाकिस्तान में यही हुआ, हमारे चार्ज अफेयर्स जो इंडियन हाई कमीशन में थे इस्लामाबाद में, उनको बुलाया गया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे चार्ज अफेयर्स को क्यों बुलाया, हाई कमिश्नर क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर, उनकी पोजीशन वैकेंट है, बहुत वक्त से जगह खाली है, तो चार्ज अफेयर्स ही वहाँ पे हाई कमीशन को संभाल रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए, सर ये असिस्टेंट हाई कमीशन, कॉन्सुलेट जनरल, ये सब क्या होते हैं? देखो सीधा सा फॉर्मूला है, अगर किसी कंट्री की कैपिटल में इंडिया कुछ खोल रहा है तो खोलेगा हाई कमीशन या एम्बेसी, है ना, सब्जेक्ट टू कि वो कंट्री कॉमनवेल्थ का पार्ट है या नहीं। अगर कोलंबो में कुछ खोल रहा है, काठमांडू में खोल रहा है, इस्लामाबाद में खोल रहा है, वाशिंगटन डीसी में खोल रहा है, डमास्कस में खोल रहा है, तो वहाँ पे क्या खोलेगा? वहाँ पे खोलेगा हाई कमीशन या एम्बेसी। लेकिन अगर किसी नॉन कैपिटल सिटी में खोलेगा, जैसे बीजिंग को छोड़ के शंघाई में इंडिया चला जाए, तो शंघाई में जाकर के क्या खोलेगा वो? अगर वहाँ पे हाई कमीशन खुलती है तो वहाँ खोलेगा असिस्टेंट हाई कमीशन, है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, नॉन कैपिटल सिटीज़ में। और अगर वो एम्बेसी वाली कंट्री है तो वहाँ खोलेगा काउंसलेट जनरल। आगे बात समझ में? बस इसमें एक्सेप्शन ये है कि काउंसलेट जनरल जो है ना, इंडिया ने कुछ हाई कमीशन वाली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी खोल रखे हैं। तो ये 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे है। ओवरऑल कितने हो गए? 49 और 107, 156। तो 156 डिप्लोमेटिक मिशन हैं इंडिया के पूरी दुनिया में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, जीएस में बहुत काम आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे अब देखो यहाँ पे यही हुआ, इंडिया के हाई कमीशन थे जो इस्लामाबाद में, है ना, हाई कमिश्नर की जगह खाली है, तो चार्ज अफेयर्स को बुला के पाकिस्तान ने उनसे जो है बातचीत की। इंडिया में, पाकिस्तान में इंडिया का एक असिस्टेंट हाई कमीशन भी हुआ करता था 1992 या 1993 तक, है ना,
फिर वो कराची में था, शायद बंद हो गया बाद में। कह रहा पाकिस्तान हैज़ alleged दैट द इंसिडेंट इंडिकेट्स मैनी लूप होल्स एंड टेक्निकल लैप्सेस ऑफ अ सीरियस नेचर इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स। अब पाकिस्तान का पूरा एलिगेशंस क्या है, पाकिस्तान ने एलेज किए, पाकिस्तान ने आरोप जड़ा है कि पूरा इंसिडेंट जो है इंडिकेट करता है बहुत कमियों को, लूप होल्स को और टेक्निकल खामियों को, और जो बहुत ही सीरियस नेचर की हैं, बहुत ही गंभीर प्रकृति की हैं इंडिया के हैंडल करने को इस पूरे स्ट्रेटेजिक वेपन्स को, ऐसे वेपन्स जो इंडिया की स्ट्रेटेजी के काम आते हैं, जो बड़े टाइप के मोटे हथियार हैं। तो पाकिस्तान का यही एलिगेशन है ना, इंडिया सही तरीके से अपने वेपन्स को मैनेज नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की वो हैज़ एलिज्ड इंसिडेंट की वो इंडिकेट्स लूप होल, शॉर्ट कमिंग, लैप्स, है ना। अमीर लोग लूप होल्स का फ़ायदा उठा के कानून से बच निकलते हैं, तो वो सेंटेंस आपने देखा था ना, वही लूप होल्स उसकी बात हो रही है। लैप्स इसका सिनोनिम है। कह रहा इस्लामाबाद विच टर्म द इंसिडेंट द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज इनसफिशेंट डिमांडेड अ जॉइंट प्रॉप। कह रहा इस्लामाबाद ने जिसने टर्म किया, जिसने नाम दिया, टर्म करना मतलब नेम करना, नाम देना, ब्रांड करना, जिसने नाम दिया इस पूरी इंक्वायरी को जैसे कि ऑर्डर की गई इंडिया के द्वारा, और क्या नाम दिया, इनसफिशेंट का, नाकाफ़ी का। तो पाकिस्तान ने नाकाफ़ी का नाम देते हुए डिमांड कर दिया एक संयुक्त जांच की, जॉइंट प्रॉप की। इस्लामाबाद की वर्ब है डिमांडेड, विच की वर्ब है टर्म्ड, विच आया इस्लामाबाद के लिए। टर्म वर्ब, नेम वर्ब, अपॉइंट वर्ब, कंसीडर वर्ब अपने साथ में एज नहीं लेती, लेकिन ये एडिटोरियल का जो एडिटर है अक्सर इनके साथ में एज को यूज़ करता है। आपका एसएससी का एग्जाम है बैंक का, आप मत करके आना, है ना। टर्म एज, नेम एज, अपॉइंट एज, कंसीडर एज, इनके साथ में एज नहीं आता। इट हैज़ ऑल्सो सॉट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक एबिलिटी इन द रीजन। कह रहा पाकिस्तान ने इस चीज़ की भी मांग की है। सीख की थर्ड फॉर्म होगी सॉट, हैज़ सॉट। सीख मतलब मांग करना, तो इसने चाहा है, मांगा है इन्वॉल्वमेंट को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के, सारे वैश्विक समुदाय के, और क्यों, प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को, इस रीजन में संतुलन को, इन द रीजन। तो इसने बोला कि सारी कंट्रीज़ मिलके इस चीज़ पे बात करें ताकि इंडिया पे दबाव बने और इंडिया संतुलन को कायम करे। इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो सॉट, सीक की सेकंड थर्ड फॉर्म है सॉट। सीक वर्ब के बाद में आपको पता होगा कभी भी हम क्या यूज़ नहीं करते हैं सर, सीक वर्ब के बाद में हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं फॉर को, ठीक है। सीक फॉर कभी भी मत लगा के आना। आई एम सीकिंग फॉर ए जॉब, मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आ रही बात समझ में, गलत है, सीकिंग फॉर नहीं, आई एम सीकिंग अ जॉब। इट हैज़ सॉट द इन्वॉल्वमेंट। बढ़े आगे। कह रहा है एज इट मूव क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेबर्स, बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज़ वेरी डीप इन वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब कह रहा है इस पूरे मामले पे दादा की क्या कहना है, दादा मतलब दुनिया का दादा, यानी कि यूएस की बात कर रहा है। इस पूरे इशू पे यूएस का स्टांस क्या है। कह रहा है जैसे जैसे मूव क्लोजर कर रहा है यूएस इंडिया के पिछले हाल के कुछ सालों में, कह रहा है क्योंकि इंडिया के करीब आ रहा है अमेरिका, तो उसने क्या किया, उसने सस्पेंड कर दिया, दरकिनार कर दिया अपने फिक्सेशन को, अपने ऑब्सेशन को, अपने कनेक्शन को इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में जो है दो कंट्रीज़ के, दो नेबर्स के बीच। अमेरिका ने ये बोला कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बहुत बार हुआ है, हमसे भी हुआ है, इंग्लैंड से भी हुआ है, सीरिया से भी हुआ है, इराक से भी हुआ है ना। तो इसने ऑब्सेशन कोई भी नहीं दिखाया, कोई भी फैसिनेशन, इस कनेक्शन जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया। कह रहा है लेकिन जो डर है ना एक न्यूक्लियर एस्केलेशन का, न्यूक्लियर वॉर में, समझ गए ना, इंटेंसिफिकेशन का इस पूरे रीजन में, कह रहा है बहुत ही गहरा है, डीप है। और कैसे, वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक सोच में। तो पूरे मामले पे तो कोई तूल नहीं पकड़ी है ना अमेरिका में किसी ने, लेकिन अमेरिका का यही कहना है कि डर तो है, कायम है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है आने वाले वक्त में। इट की वर्ब है मूव्ड, इट आया यूएस के लिए, यूएस की वर्ब है हैज़ सस्पेंडेड। फिक्सेशन बता दिया मैंने, ऑब्सेशन, फैसिनेशन, किसी चीज़ को लेकर के आपका कंपल्शन है ना, गहरा रिश्ता। फियर की वर्ब है इस। कह रहा है इंडियाज ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैज़ बीन बिल्ट ओवर डेकेड्स ऑफ रिस्ट्रेंड वर्ड्स एंड थॉटफुल एक्शन। कह रहा है इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है, जो वैश्विक इमेज है, छवि है, और किसकी, होने की, बीइंग, होने की एक जिम्मेवार न्यूक्लियर पावर। कह रहा है ये जो छवि है ना, ये बिल्ड की गई है, बनाई गई है कई डेकेड्स के दौरान, कई दशकों के दौरान। और कौन से दशक थे, नपे तुले वर्ड्स के, रिस्ट्रेंड वर्ड्स के, और बड़े सोचे समझे एक्शंस के। तो इंडिया ने अपनी छवि तो बनाई है सोचे समझे एक्शंस के द्वारा, और कैसे, एक रिस्ट्रेंड वर्ड्स के यूज़ के द्वारा, जो छवि है एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की। इमेज की वर्ब है हैज़ बीन बिल्ट,
पैसिव वॉइस में। बीइंग यहाँ पे जीरेंड है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ बीइंग है ना, ऑफ बीइंग। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल्ड, मॉडरेट, डिस्क्रीट, नमातुला, नपातुला, इसको और बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं इसको मेजर्ड। ठीक है, बिल्कुल सोचा समझा, नपातुला बोलते हैं रिस्ट्रेंट। करे द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैज नेवर बीन इन डाउट। करे जो सिक्योरिटी है इंडिया की न्यूक्लियर कमांड की और तकनीकी क्षमताओं की, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की, करे कभी भी ये डाउट में नहीं रही है, हैज़ नेवर बीन इन डाउट। सिक्योरिटी की वर्ब है हैज़ नेवर बीन, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंसेज वेंसेज सीख लो, बेसिक कर लो, जाके चैनल पे रखी हुई है। बेसिक नहीं करोगे फिर एडिटोरियल पढ़ने आ जाते हो, फिर कहते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। आएगा, सब चीज़ें समझ में आती है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट दिस इंसिडेंट फ्रेज दैट रेपुटेशन एंड मेजर्स मस्ट बी टेकन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया। कह रहे जो मुद्दा है, जो मामला है, जो इंसिडेंट है, जो घटना है, ये फ्रे करती है, घिसा देती है। फ्रे का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन कर देना, फ्रिक्शन करके घिसा देना। जैसे आपकी गाड़ी के टायर है ना, वो क्या करते हैं? फ्रे कर देते हैं। जो फ्रिक्शन आपकी गाड़ी के टायर से घिसा देता है। तो कह रहा है ये पूरा इंसिडेंट घिसाता है, इस रेपुटेशन को फ्रे करता है, नुकसान पहुंचाता है। और मेजर्स, कदम जो है उनको उठाया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में भारत सरकार के द्वारा, रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए विश्वास को, यकीन को, कॉन्फिडेंस को इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वैश्विक जगत के, इंडिया के अंदर। तो इंसिडेंट से थोड़ी सी इमेज खराब हुई है ना। कुछ काम इंडिया को करना पड़ेगा ताकि अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करवा सके दुनिया की नज़रों में। इंसिडेंट की वर्ब है फ्रेज। फ्रे का मतलब होता है घिसाना, धीरे धीरे, एकदम समझ गए ना, किसी को डेंट मारना, किसी चीज़ में नुकसान करना। मेजर्स की वर्ब है मस्ट बी टेकन, पैसिव वॉइस में। रिस्टोर और रीइंस्टेट, रिस्टोर और रीइंस्टेट, पुरानी अवस्था में लाना, बहाल करना किसी चीज़ को, दोनों वर्ड्स एक ही हैं। ठीक है ना, रीइंस्टेट। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हाँ, अब जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं, है ना, बार बार मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, आप सोचते हो सर ये कॉन्सेप्ट तो हमने सुने ही नहीं, कैसे करें? तो बड़ा आसान है। चैनल के होम पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज ही से शुरू करना है आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट को। 45-46 वीडियोज़ हैं, इनको देखो। पेड वाला ही कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर सीखना चाहते हो तो अच्छा मौका है। मेरी इच्छा ये थी कि सबको जो है एजुकेशन तो मिले, है ना। पेड और फ्री का चक्कर मैंने नहीं पाला, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। अगर इसको पूरा कर लेते हो, फिर उसके बाद एडिटोरियल पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी, आपकी बेसिक जो है फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी। शुरू करें आगे। कह देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया ऑन विच मिसाइल वॉज इन्वॉल्व्ड, विच पाकिस्तान हैज सेड लैंडेड 124 किलोमीटर्स इनसाइड इट्स टेरिटरी। कह रहे इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। कह रहा है कौन सी मिसाइल इसमें इन्वॉल्व थी, इस मामले के ऊपर। ऑन विच मिसाइल वॉज इन्वॉल्व। कह रहा है जिसको पाकिस्तान ने कहा है कि वो लैंड की है 124 किलोमीटर इंडिया, इसकी टेरिटरी के अंदर, इनसाइड इट्स टेरिटरी। तो इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल वर्ड मिसाइल की मेक के बारे में नहीं बताया है ना। ऑफिशियल वर्ड की वर्ब है हैज़ बीन, मिसाइल हाँ, विच तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, मिसाइल की वर्ब है वॉज इन्वॉल्व्ड। विच की वर्ब है यहाँ पे लैंडेड, पाकिस्तान की वर्ब है हैज़ लैंडेड, हैज़ सेड। विच आया यहाँ पे मिसाइल के लिए, है ना। चलो आगे बढ़े। कह द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान दैट द मिसाइल वॉज ट्रेवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड एट 40,000 feet and is a surface to surface missile has led to speculation that the accident involves a BrahMos supersonic cruise missile which is now in the inventory of India's 3 services। कह रहे जो डिस्क्रिप्शन आया है, जो हुलिया बताया गया, डिस्क्रिप्शन मतलब हुलिया एक तरह का, और किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और कौन सा डिस्क्रिप्शन? अब देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान ने इस मिसाइल का दिया है। कह रहा दैट वो ये मिसाइल जो है ट्रैवल कर रही थी 3 गुना स्पीड पे, 3 गुना रफ्तार पे, और किसकी? साउंड की। और किस पे? 40,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर। कह रहा है ये जो मिसाइल है ना, इस तरह की ट्रैवल कर रही थी 3 गुना रफ्तार से, ये है, और क्या है सर? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कह रहा है ये जो स्पेकुलेशन है पाकिस्तान की, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसने लीड टू किया है, ये लेकर के गई है इस अंदाजे, इस स्पेकुलेशन तक, इस थ्योरी या बिलीफ तक कि ये एक्सीडेंट जो है इन्वॉल्व करता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जो है इंडिया की टेरिटरी में, इन्वेंट्री में, इंडिया के स्टॉक्स में, और कब? तीनों ही सर्विसेज के अंदर, नेवी, एयरफोर्स और जो है आर्मी के अंदर। आई बात समझ में? तो पाकिस्तान ने बताया कि, इंडिया ने तो बताया नहीं कौन सी मिसाइल थी, पाकिस्तान ने बोला कि ऐसे ऐसे आई थी, इतनी स्पीड से आई थी, यहाँ पे आके लगी हमें, इस तरह की दिखती है। तो उससे देख करके स्पेकुलेशन आ रही है कि ये ब्रह्मोस ही है, क्योंकि इंडिया के पास यही वाली जो है सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है।
आगे बात समझ। डिस्क्रिप्शन की वर्ब है हैज़ लेड टू, मिसाइल की वर्ब है वॉज ट्रैवलिंग एंड मिसाइल इज, है ना, मिसाइल वॉज ट्रैवलिंग एंड इज। एक्सीडेंट की वर्ब है इन्वॉल्व्स, विच की वर्ब है इज, विच आया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के लिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्पेकुलेशन का मतलब होता है ओपिनियन, थ्योरी, बिलीफ, किसी चीज़ को लेके आप कयास या अटकल लगाते हो ना, हिंदी में बोलते हैं अटकल या कयास, स्पेक्यूलेशन। एक कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको फटाफट से यहाँ ग्रामर का, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है 3 टाइम्स वाला। देखो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में कभी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होती। डबल यानी कि 2 गुना, इसको 2 टाइम्स भी बोलते हो। ट्रिपल यानी 3 गुना, इसको 3 टाइम्स भी बोलते हो। अब ये 3 टाइम्स यहाँ लिखा नहीं है तो सब इंक्लूडेड है इसमें, डबल है, ट्रिपल है ना, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, इनके साथ में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी। सेंटेंस देखेंगे और समझेंगे क्या करना चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस रन्स 2 टाइम्स फास्टर देन लोकल ट्रेन्स। राजधानी एक्सप्रेस 2 गुना तेज़ी से भागती है लोकल ट्रेन्स के मुकाबले। हिंदी में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है लेकिन इंग्लिश में गलत है। क्या करें सर, 2 टाइम्स के साथ में फास्टर देन नहीं लगा सकते, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे सीधा सा एक काम करो, इसको उठा दो और यहाँ लिख दो एज फास्ट एज। आगे बात समझ में। कंपैरेटिव डिग्री और देन को निकाल दो और एज प्लस में मतलब एडजेक्टिव की जो है पॉजिटिव डिग्री प्लस में एज। वैसे ही नाइकी शूज़ आर थ्राइस मोर एक्सपेंसिव दैन ब्रांडेड शूज़, नॉन ब्रांडेड शूज़। नाइकी के जूते 3 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं नॉन ब्रांडेड शूज़ के मुकाबले। ठीक है, होते हैं महंगे लेकिन सेंटेंस गलत है। क्या करना है इसमें, इसमें मोर एक्सपेंसिव और देन को निकाल दो, यहाँ पे लिख दो एज एक्सपेंसिव एज। एन एवरेज ह्यूमन इज हाफ लेस स्मार्टर देन ए साइंटिस्ट। एक एवरेज ह्यूमन आधा स्मार्ट होता है, आधा ही जो है मतलब होशियार होता है एक साइंटिस्ट के मुकाबले। तो हाफ चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, एडजेक्टिव की कोई डिग्री को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे लेस स्मार्टर तो बिल्कुल ही गलत है ना। आप क्या करो यहाँ पे एज स्मार्ट एज, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आ जाओ आगे। करे इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम या MTCS/CR in 2016 and acceptance by major powers of India's status as a reliable defense partner that is capable of handling its strengths and contributing to global security। कह रहे इंडिया बन गया था एक मेंबर इस ग्रुप का MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और कब, 2016 में। कह रहा है ये एक्सेप्टेंस है, एक हामी है, और किसके द्वारा, मेजर पावर्स के द्वारा दुनिया की। और कैसे ये एक्सेप्टेंस है इंडिया के स्टेटस की एक भरोसेमंद या रिलायबल डिफेंस पार्टनर के तौर पे। और जो वो पार्टनर है जो कैपेबल है, जो क्षमतावान है, जिसमें ताकत है किस चीज़ की, हैंडल करने की, इसकी अपनी ताकतों को, स्ट्रेंथ्स को, और कंट्रीब्यूट टू करने की, भागीदारी देने की ग्लोबल सिक्योरिटी में, वैश्विक सुरक्षा में। तो इसके अंदर इंडिया को पार्टनर बनाया गया और यही भरोसा जताया गया कि आप तो बड़े अच्छे से अपने वेपन्स और अपने आप को संभाल के रख सकते हो और दुनिया की सिक्योरिटी में भी आपका बड़ा योगदान रहेगा। आगे बात समझ। इंडिया की वर्ब है बिकेम, दैट की वर्ब है इज। अच्छा, कंट्रीब्यूट प्लस में टू आप जानते हैं हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके नाम के आगे आप द लगाएं, द MTCR, द RBI, है ना, द ट्राई, द नेटो, द UN, हमेशा द लगेगी इनके आगे। चलो, कह रहे इंडिया इज डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग अ हाइपरसोनिक वेरिएंट। इंडिया डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है और मिसाइल के सिस्टम्स को, जिसमें शामिल है एक हाइपरसोनिक वेरिएंट। हाइपरसोनिक जिसकी रफ्तार जो है ध्वनि की, यानी कि साउंड की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा हो। आगे बात समझ में। अप टू 5 सुपरसोनिक, मोर देन 5 हाइपरसोनिक। तो इंडिया चाहता है कि रशिया और चाइना की तरह इसके पास भी हाइपरसोनिक वेरिएंट हो ऐसी मिसाइल्स का। चलिए, कह रहा द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड विद चेक्स एंड बैलेंसेस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। कह रहा हैंडलिंग और लॉन्च है ना ऐसे किसी भी मिसाइल की, ऐसे किसी भी मारक हथियार की, वो बहुत ही रेगुलेटेड होती है, बहुत ही कंट्रोल होती है। और कैसे, बहुत ही चेक्स और बैलेंसेस के साथ में। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है कंट्रोल के उपाय, बहुत सारे कंट्रोल के तरीकों के साथ में। और क्यों, अवॉइड करने के लिए एक्सीडेंट्स को। हैंडलिंग एंड लॉन्च की वर्ब है आर हाईली रेगुलेटेड। चेक्स एंड बैलेंसेस समझ गए ना, कंट्रोल करने के तरीके। कह रहा दिस एक्सीडेंट हैज़ ऑल्सो
ऑल्सो हैज़ echoes ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019। ये एक्सीडेंट में एक और एको हमें मिलती है, एक और चीज़ की याद, एक और चीज़ की गूंज हमें मिलती है, जो है एक दूसरे इंसिडेंट की जो हुआ था फरवरी 2019 के अंदर। आई बात समझ में? एक्सीडेंट की वर्ब है हैज़, एको मतलब पुरानी चीज़ की मेमोरी या रिकॉल, है ना, किसी चीज़ की गूंज, एको। अब वो इंसिडेंट बताएगा। कह रहा डे आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक एज फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर इंगेज्ड इन अ डॉग फाइट नियर द LOC एन Mi-17V5 crashed in Budgam shortly after takeoff from Srinagar, killing its personnel on board and a civilian on the ground। कह रहा है एक दिन के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक के हुआ क्या? कह रहे जब या जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इंगेज थे, एक दूसरे से लगे हुए थे कुत्तों वाली लड़ाई में, डॉग फाइट में। डॉग फाइट का लिटरली मतलब यही होता है ना, इधर से तू भौंक उधर से मैं काटता हूँ। डॉग फाइट मतलब एक दूसरे से भिड़ंत, समझ लो ना, भिड़ंत। तो कह रहा है एक दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के, जब दोनों देशों के जवान, दोनों देशों के फाइटर जेट्स डॉग फाइट में लड़े हुए थे LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, है ना, बॉर्डर के पास। कह रहा है एक Mi-17V5 जो है प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है, वो क्रैश कर गया बडगाम में, और बिल्कुल बाद में शॉर्टली आफ्टर, और किसके, टेक ऑफ के, उड़ान भरने के, डिपार्चर के श्रीनगर से। और कैसे क्रैश किया भाई? किल करते हुए एक पर्सनल को, एक जवान को ऑन बोर्ड, जो ऑन बोर्ड था, जो सवार था, और एक सिविलियन को जो कि नीचे खड़ा था ग्राउंड पे। तो एक घटना ये भी हुई थी जिसकी हमें गूंज अब 2022 में मिल रही है। अब वो घटना कैसे हुई थी आगे बता देगा, है ना। जेट्स की वर्ब है वर इंगेज्ड, पैसिव वॉइस में, एक्चुअल में एक्टिव है, इंगेज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, वर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। डॉग फाइट मैंने आपको बता दिया, Mi-V5 इसकी वर्ब है क्रैश्ड। किलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये सर क्रैश हुआ ना तब इसने किल भी कर दिया एक पर्सनल को। पर्सन मतलब एक कर्मचारी। ऑन बोर्ड मतलब जो बोर्ड पे सवार है, जो राइड कर रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, जो साथ में जा रहा था इस एयरक्राफ्ट के। टेक ऑफ का मतलब होता है डिपार्चर, उड़ान भरने को बोलते हैं टेक ऑफ करना, समझ गए। अच्छा, LOC के आगे द क्यों लगा है? सबको पता होना चाहिए, है ना। पिछले 10 दिन में 3 बार कॉन्सेप्ट हो चुका है कब किस लाइन के आगे द लगाना होता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC आगे द क्यों लगा हुआ है, सब लोग अपने नोट्स को खोलो और देखो, है ना, डालो कमेंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ देखने वाला है क्या इसमें? नहीं है। कह रहा द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म्ड दैट इट वॉज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब बैठी तो उसने कन्फर्म किया कि इसको मार गिराया गया था, शॉट बाय किया गया था एक इजरायली ओरिजिन के स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, जो इंडियन एयरफोर्स के पास था। तो इस डॉग फाइट के अंदर गलती से हमारा खुद का प्लेन जो श्रीनगर से टेक ऑफ किया था हमारे जवान के साथ, एक इजरायली सरफेस टू एयर जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से हमने अपना प्लेन मार गिराया। तो एक जो है ना ऐसी चूक पहले भी हुई थी, उसी की हमें फिर से एको मिल रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की वर्ब है कन्फर्म्ड, इट की वर्ब है वॉज शॉट। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पे। शूट के बाद में कभी कभी आप एट देखोगे, कभी कभी डाउन देखोगे, शॉट एट, शॉट डाउन, और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये बाय तो पैसिव वॉइस बनाई गई है ना, तो यहाँ पे बाय को मत गिनना, बाय तो पैसिव वॉइस की वजह से आया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। अगर शूट के बाद में डाउन लगा रहे हो या कुछ भी नहीं लगा रहे हो, कोई प्रपोजिशन नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब है मार गिराया आपने। जहाँ पे शूटिंग की थी वहाँ पे गोली लगी, मिसाइल लगी, सामने वाले को नुकसान पहुँचा। लेकिन जब शूट एट लिखते हो ना, शूट एट, इसका सीधा सा मतलब है आपने कोशिश तो बहुत की लेकिन निशाना आपसे नहीं लगा। शूट एट का मतलब होता है किसी की तरफ गोली दागना, वो गोली उसको लगी नहीं है, आपका जो एम था वो अनसक्सेसफुल रहा है। द पुलिस शॉट या शॉट एट द थीव्स बट दे मैनेज टू एस्केप। पुलिस ने मार गिराया या गोली मारने की कोशिश की चोरों को, लेकिन वो बच निकले। अगर मार गिराया होता ना सर, तो यहाँ पे वो बच ना निकल पाते। ये सेंटेंस हमें यही बता रहा है कि एम जो है सक्सेसफुली नहीं हुआ। तो यहाँ पे शॉट नहीं लिख सकते आप, आपको शॉट एट लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, शॉट एट गोली मारने की कोशिश करना, पुलिस ने कोशिश की लेकिन वो भाग निकले। और वैसे ही द मिसाइल डिफेंस सिस्टम शॉट या शॉट एट द इन्वेडिंग फाइटर जेट बट कुड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एंटरिंग द बॉर्डर्स। जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने हमला बोला, शूट एट किया या शूट किया फाइटर जेट पे, इन्वेडिंग फाइटर जेट पे, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाया बॉर्डर में घुसने से। अगर वो घुस नहीं पाया तो मतलब मार नहीं गिराया इसको, और अगर मार नहीं गिराया तो शूट मत यूज़ करना, यहाँ पे यूज़ करो शॉट एट। ठीक है, मार गिराओ तो यहाँ पे शूट के आगे से एट निकाल दो, शूट के आगे से एट निकाल दो, या फिर डाउन भी लगा सकते हो, शूट डाउन या शूट डाउन, है ना, इसका मतलब भी होता है मार गिराना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये। कह रहा है इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप फॉर एनी डाउट्स अबाउट इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री एसेट्स। कह रहा है इंडिया को कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए, कोई दायरा, कोई जो है गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, और किसी भी शक की, डाउट की, इसकी क्षमता या कैपेबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में जो हैंडल करने की है न्यूक्लियर और दूसरे अदर मिलिट्री एसेट्स को, दूसरे हथियारों को। आई बात समझ में? इंडिया की वो है मस्ट लीव नो स्कोप मतलब कोई गुंजाइश ना छोड़ना। कह रहा दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड विदाउट अ जॉइंट प्रॉब विद पाकिस्तान और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड नेवरदलेस। कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किया जाना चाहिए, ये सारा गुंजाइश ना छोड़ने का जो काम है इसको पूरा किया जाना चाहिए, ये पूरा किया जा सकता है बिना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के या किसी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के। कह रहा है लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्टिव अचीव तो किया जाना ही चाहिए। तो पाकिस्तान को यहाँ पे पीले चावल देने की ज़रूरत नहीं है, न्योता देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद अपने घर पे अपने ही कैपेसिटी के अंदर अच्छी सी जांच करवा के अपनी इस कैपेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। आगे बात समझ में? ऑब्जेक्टिव की वर्ब है कैन बी अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव की वर्ब है मस्ट बी अचीव्ड। नेवरदलेस मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग, हर चीज़ के बाद, सब चीज़ों के बाद, है ना, नेवरदलेस। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, थोड़ा लंबा हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, है ना। आ जाओ अपने क्विज़ पे। ये मेरे ख्याल से इजी रहेगा आपके लिए क्विज़ भी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो मैं बता दूंगा तो फिर ठीक है, बता ही दूंगा, लेकिन आपको खुद से करना है। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है ना। आर्टिकल पूरा पढ़ा है आपने? अगर अच्छे से पढ़ा है तो अभी ट्राई दो, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। सब लोग ट्राई करो इसको, है ना, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाओ सेकंड और थर्ड पे, इसमें निकालनी है एरर्स। अब देखो एरर्स कहाँ मिलेंगी, 100 टाइम्स को चेक कर लेना, ठीक है, पहली एरर। और दूसरा आप चेक कर लेना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन ठीक है चलो कोशिश कर लेना, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट कर चुके हो क्लास के अंदर। शुड हैज़ इनिशिएटेड और 100 टाइम्स, जब चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर है, वहाँ से मैच कर लो। फोर्थ में आपसे पूछा है फॉर्चुटस का सिनोनिम क्या है सर, अच्छे से बता सकते हो, सारे सिनोनिम देख चुके हो सभी वर्ड्स के। और पाँचवें में आपसे पूछा है ग्रेचुटस, इसके 2 मीनिंग होते हैं, फ्री या नीडलेस, है ना, अनवारंटेड। तो ग्रेचुटस वर्ड जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में फिट बैठेगा, मैं करवा देता हूँ आपको, लेकिन कोशिश पहले खुद से करनी है। बैंक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, है ना। देखो फर्स्ट में लिखा है द कंपनी गेव अ डैश हॉलीडे पैकेज टू स्टार एम्प्लॉइज एवरी ईयर। कंपनी दिया करती थी हॉलीडे पैकेज को अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ को, स्टार एम्प्लॉयज़ को हर साल। अब यहाँ पे अगर ग्रेचुटस डाल दोगे तो इसका मतलब पता क्या है, फ्री हॉलीडे पैकेज देती थी, तो बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? ग्रेचुटस मतलब मुफ्त का, फ्री, तो फ्री हॉलीडे पैकेज वो दिया करती थी। सेट बैठ रहा है फर्स्ट में। सेकंड वाला देख लो, द EU हैज़ कॉल्ड अपॉन रशिया टू रिफ्रेन फ्रॉम डैश वायलेंस इन यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन ने कॉल अपॉन किया रशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन ने बुलाया रशिया को, है ना, आवाज़ दी है कि वो बचे, रिफ्रेन फ्रॉम करे, और किससे, इस प्रकार की वायलेंस से जो हो रही है यूक्रेन में। अगर यहाँ पे ग्रेचुटस डाल देंगे तो उसका मतलब क्या है, नीडलेस। तो यही बोला कि नीडलेस वायलेंस आप ना करें, आप सिविलियंस को अपना निशाना ना बनाएं, जिनको मारना उन्हीं को मारें, जिनसे लड़ना उन्हीं से लड़ें, ग्रेचुटस वायलेंस से आपको बचना है। देख रहे हो दोनों के अंदर ये वर्ड जो है सेट बैठ रहा है। चलिए आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट्स में। मेरे फर्स्ट कमेंट से अपने आंसर्स को मैच करें। कोई भी क्वेरी हुई नंबर्स हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं रिलेटिंग टू योर ऐप और कोर्सेज, है ना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कल। अंटिल देन साइनिंग आउट।